नमस्कार, बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। एमएसपी एक ऐसा शब्द जो इस वक्त समाचारों की हेडिंग बन रहा है। हेडिंग बनना स्वाभाविक भी है क्योंकि यह देश के किसानों से जुड़ा है। वो देश का किसान जो देश की रीढ़ है। 3 नए कृषि कानूनों ने एमएसपी की कीमत और बढ़ा दी है क्योंकि विपक्ष को यह कानून रास नहीं आ रहे और कई जगहों पर किसान भी इनका विरोध कर रहे हैं। यही वजह है कि हरियाणा सरकार किसानों को समझाने में जुटी है कि यह कानून किसान हितैषी हैं और इसी कड़ी में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी बड़ा बयान दिया है। बड़ौदा विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी योगेश्वर दत्त के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने अपने चुनावी भाषण में एक बड़ी बात कही। सीएम ने कहा कि प्रदेश के किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा के किसानों के लिए एमएसपी बरकरार रहेगा और एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यानी राजनीति छोड़ देंगे। यानी कृषि कानूनों को लेकर प्रदेश में जो विरोध हो रहा है उसको शांत करवाने के लिए सीएम ने ये बड़ी बात कही है। सीएम के इस बयान पर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे कि एमएसपी को लेकर सीएम के इस बात से क्या किसानों में भरोसा जागेगा। सीएम के इस बयान से क्या मायने हम निकाल सकते हैं? क्या ये सिर्फ विपक्ष का विरोध है, ये निकाला जाए, या फिर वाकई सरकार को लगता है कि किसानों में कृषि कानूनों को लेकर नाराजगी है? और सबसे अहम सवाल ये कि सीएम को इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि अगर एमएसपी के साथ छेड़छाड़ हुई तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बड़ा मुद्दा में चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले सीएम मनोहर लाल ने चुनाव प्रचार के दौरान जो कहा वो एक बार सुन लेते हैं। जहां तक प्रोक्योरमेंट की बात है, कांग्रेस ने बहुत बहकाया है कि 3 कानून हैं, इससे मंडियां बंद हो जाएंगी, एमएसपी नहीं मिलेगा। भाई हमारे किसान भाई थोड़ा सा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ भी कह दिया तो बहुत जल्दी बहक भी जाते हैं। हमने कहा महीने भर बात करेंगे। आज मुझे बताओ, एमएसपी खत्म हुई क्या? मंडियां बंद हुई क्या? तो कैसे बंद हो जाएगी? ये मंडियां तो रहेंगी। उन कानून में ये बताया गया कि मंडी से बाहर अगर ज्यादा भाव से आपकी चीज बिके तो जाके बेच के आओ, नहीं तो मंडी में आके अपने एमएसपी पर बेचो। पहले 1 दुकान होती थी, अब उसको 2 दुकान मिल गई। सरकारी दुकान तो मंडी है, प्राइवेट दुकान बाहर है। कोई किसान सस्ता अगर कहीं बिकेगा तो वहां बेचेगा, जहां महंगा बिकेगा वहीं बेचेगा ना। तो एमएसपी की गारंटी हमने दी है और एमएसपी लागू रहेगी। एमएसपी खत्म नहीं होगी और मैं घोषणा करता हूं कि एमएसपी खत्म होगी तो राजनीति छोड़ दूंगा भाई। तो सीएम मनोहर लाल ने बड़ी बात कही है, एमएसपी कभी खत्म नहीं होगी। सरकार को लेकर एमएसपी खत्म हुई तो छोड़ दूंगा राजनीति, ये बहुत बड़ी बात सीएम ने कही। सरकार व्यवस्था परिवर्तन कर रही है। चुनाव प्रचार में बड़ी बातें सीएम बोल रहे हैं। युवाओं ने योग्यता से नौकरियां पाई हैं, यह कहा कि हमने कोई नौकरी नहीं दी, युवा खुद योग्यता से लगे हैं। किसानों को करोड़ों रुपए मुआवजा भी हमारी सरकार ने दिया है और किसानों को विपक्ष बहका रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान सीएम मनोहर लाल ने आज बड़ौदा में बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने ये कहा कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे, राजनीति छोड़ देंगे। इस बड़ी बात को लेकर आज बड़ा मुद्दा में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं, कुछ मेहमान और जुड़ेंगे, उनका परिचय बाद में कराऊंगा। पहले आपको बता दूं, रेणु भाटिया हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। रेणु भाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। रमेश बामल है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। बामल साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है जी? रेणु जी, आज ठीक है। रेणु भाटिया जी, आपसे सवाल। आज सीएम मनोहर लाल ने बड़ौदा उपचुनाव में अलग अलग सभाओं के दौरान प्रचार करते वक्त ये बात कही है कि एमएसपी के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी को कोई खतरा नहीं है, वो बरकरार रहेगा। और ये बात हरियाणा के मुख्यमंत्री ने बोली है। हरियाणा के सीएम की तरफ से इतनी बड़ी बात बोलने का मकसद क्या है? क्या ऐसी वजह है जिसके चलते हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह कहना पड़ा?
देखिए शमशेर जी, आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जिस बात को कहते हैं वो अडिग रहते हैं जी। और प्रदेश की जनता के लिए पिछले 6 वर्षों में जब से माननीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने कोई भी फैसला ऐसा नहीं लिया जो किसान हित में ना हो, जो प्रदेश की जनता के हित में ना हो। और अपने हर मंच के माध्यम से उन्होंने शुरू से ही एक बात कही है कि अंतिम पंक्ति के हर व्यक्ति के लिए जो बेहतर होगा वो प्रदेश की सरकार करेगी। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को कुछ कहना पड़ सकता है, लेकिन बार बार इसलिए कहना पड़ा क्योंकि हमारे प्रदेश की जो जनता है उनको मिसगाइड करने के लिए जो कुछ हमारे विपक्षी लोग बार बार किसानों को उकसा रहे थे, और कुछ किसान, वो किसान नहीं थे, वो कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता जिनको किसानों का रूप दिया गया और उनको बीच में उन किसानों के भेजा गया जो वास्तव में किसान थे और जो समझ रहे थे इस बात को, लेकिन कई बार इंसान कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ा। शमशेर, आपको ध्यान हो, हमने एक डिबेट पहले भी की थी, मैं आपके साथ थी, जिसमें अपने कृषि मंत्री दलाल जी को भी आपने सवाल पूछे थे और तब भी उन्होंने यही बात की थी कि कोई भी किसान विरोधी काम इस प्रदेश में नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता कि कृषि मंत्री बोले, प्रदेश का मुख्यमंत्री बोले, प्रदेश का हर कार्यकर्ता बोले, तब भी बावजूद उसके इस तरह की बात अगर कुछ विपक्षी लोग भड़काने के लिए करना चाहते हैं तो उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और आज तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ौदा के चुनाव में ये बहुत बड़ी बात कह दी और मुझे नहीं लगता इससे अधिक कुछ कहने की आवश्यकता है किसी को। रेणु भाटिया जी, सीएम का इस तरह से जनता के बीच में जाकर ये कह देना कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा, इतनी बड़ी बात बोल देना, क्या उनको ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कहीं किसानों में जो नाराजगी है वो नाराजगी दूर करने के लिए ऐसा बोलना जरूरी हो गया है? हालांकि आप ये कहते हैं कि ये सब विपक्ष का बना बनाया खेल है, तो उस बने बनाए खेल को कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी पार्टियां कैश कर ले जाएं बड़ौदा उपचुनाव में, इसलिए बोलना जरूरी हो गया है। देखिए शमशेर जी, बड़ौदा चुनाव तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, आप लोग भी रोज कवरेज करते हैं वहां पर, और आपने भी नोटिस किया होगा कि बड़ौदा का हर व्यक्ति चाहता है कि सरकार आए, उनका मनपसंद विधायक वहां से बने और उनकी मनपसंद पार्टी का बने, यानी भाजपा का। क्योंकि पिछले 6 वर्षों में अगर आप देखें, कुछ आंकड़े अगर आपको मैं बताऊं, केवल वहां पर हमारा एमएलए नहीं था, भाजपा का एमएलए नहीं था, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अपने 2 प्रदेश में दौरे किए, उसके दौरान बड़ौदा में भी उतना ही कार्य हुआ, उतनी ही सड़कों का निर्माण हुआ जितना अन्य उन क्षेत्रों में हुआ जहां भाजपा का विधायक है। तो माननीय मनोहर लाल जी ने कभी भी किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया, उनके लिए पूरा क्षेत्र, सारे जिले, सारी 90 की 90 विधानसभाएं उनके उस बेबी की तरह हैं, जिस तरह उनका अपना क्षेत्र। तो इसलिए ये जो भाषा का प्रयोग विपक्ष करता रहा, किसानों को बरगलाता रहा, वहां की जनता को बरगलाता रहा, वो मंसूबे उनके कामयाब नहीं हुए। और आज आप देखेंगे 3 दिन और रह गए हैं चुनाव को, जब रिजल्ट आएगा तो आप स्वयं देखेंगे किस प्रकार खुशी खुशी पूर्ण बहुमत के साथ, अधिकतम बहुमत के साथ हमारी झोली में ये सीट आई। ठीक है रेणु भाटे, जाऊंगा फिर लौटूंगा आपके पास। रमेश बामल कांग्रेस पार्टी से, सुखवंत सिंह इनेलो से जुड़ गए। सुखवंत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले रमेश बामल जी, आपसे पूछना चाहूंगा मैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये कह दिया है कि एमएसपी के साथ कोई दिक्कत नहीं होगी, एमएसपी रहेगी बरकरार, अगर ऐसा होता है तो राजनीति छोड़ देंगे। इतनी बड़ी बात प्रदेश के मुखिया ने बोल दी है, फिर क्या बाकी रह गया? कमाल ही कर दिया शमशेर जी आपने। आप इस तरह प्रेजेंट कर रहे हैं इस बात को कि मुख्यमंत्री ने आज इलेक्शन के टाइम में इतनी बड़ी बात कह दी तो वो पत्थर की लकीर हो गई है। मैं नहीं प्रेजेंट कर रहा सर, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ। बामल साहब, मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, और जो बयान देंगे, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसा कोई बयान दे, चाहे मुख्यमंत्री ऐसा बयान दे, 1 मिनट बामल साहब, 1 मिनट सुन ले मेरी पूरी बात। चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी बड़ी बात बोले, चाहे हरियाणा के मुख्यमंत्री बड़ी बात बोले, बड़ी बात इसलिए है कि प्रदेश के मुखिया ने कही है, और ऐसी बात अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोलेंगे तो हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो आप इस बात के वहम में ना रहें, आपका पक्ष क्या है मैं जानना चाहता हूं। हाँ शमशेर जी,
हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हम रिस्पेक्ट करते हैं उनकी, क्योंकि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, और हमारे प्रधानमंत्री ने इतने झूठ बोले कि आज हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि हमारे प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। झूठ बोल के उन्होंने सत्ता को हथियाया है, जुमलेबाजी है। रेणु भाटिया जी सुने आप, रेणु भाटिया जी बीच में कोई ना बोले प्लीज। आप लोगों से गुजारिश है कि जिसको जितना वक्त मिला वो अपने वक्त का सही इस्तेमाल करे। दूसरा व्यक्ति अगर उसके बीच में आप डिफेंड करें, आपकी बारी आएगी। देखिए, मैंने अलग अलग पार्टी के प्रवक्ताओं को अपनी बात रखने के लिए बुलाया, बीच में टोका टोकी नहीं। आपसे गुजारिश है बामल साहब, अपनी बात पूरी करें। बोलने की जरूरत नहीं है, आपका टर्न आएगा, आप बोल देना। हमें अच्छा नहीं लगता कोई बीच में। आप अपनी देखिए ऐसा रेणु भाटिया जी आरोप कोई लगाए, उन आरोपों का आप उन आरोपों पर अपना पक्ष रखें। रेणु भाटिया जी एक मिनट रेणु भाटिया जी एक मिनट, ये चर्चा आप लगाएं। रेणु भाटिया जी, आपको लगता है राहुल गांधी पर आरोप लगाने का, आपको लगता है आप लगाएं? एक मिनट रेणु भाटिया जी, आपको लगता है कि राहुल गांधी में कांग्रेस में कमी है तो आरोप लगाएं? कांग्रेस को लगता है वो लगाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर आप लोगों का जब सफाई देने का वक्त है, आप लोगों को डिफेंड करने का वक्त है, तब आप अपनी बात रखें। ये मेरी गुजारिश है, क्योंकि ये चर्चा हो रही है, लड़ाई नहीं कर रहे हम। बामल साहब लेकिन गलत चर्चा मत करें। एक मिनट भाटिया जी, रेणु भाटिया जी एक मिनट, गलत चर्चा ना करने दीजिए हमें वो वाली हम शमशेर जी बात कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जो इलेक्शन के टाइम में जो अब स्टेटमेंट दी है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी है हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। मैं कहता हूं कि जब हमारे देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, माननीय प्रधानमंत्री आप बात सुनिए रेणु जी, मुझे बोलने दीजिए। देश के प्रधानमंत्री बामल साहब वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं मनोहर लाल, वो बीजेपी के मुख्यमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री। देखिए ऐसी बातें तो आप ना करें। ये हमने मनमोहन सिंह को देश का प्रधानमंत्री माना, वो चाहे कोई पार्टी हो। हमने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री माना, पार्टी कोई भी हो, देश का प्रधानमंत्री होता है, पार्टी का नहीं होता। ठीक है, बोलिए। ठीक है जी, देश के हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शुरू से 6 साल से माननीय प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, जुमलेबाजी दे रहे हैं। उस देश अब हमारे सूबे के मुख्यमंत्री ने यदि इलेक्शन के टाइम में ये बात कह दी कि जी एमएसपी खत्म नहीं होगा, क्या इनको किसानों ने धरने दिए, ज्ञापन दिए, क्या ये नया अध्यादेश लेके आए कि एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म नहीं होगी? रादर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने ये कहा कि भी हम मंडी व्यवस्था खत्म कर देंगे बिहार में, और उनकी ये मेरे पास न्यूज की कटिंग है। तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन जो 3 अध्यादेश लेके आए, इन्होंने किसान, मजदूर और व्यापारी को खत्म कर दिया। मैं अभी मंडी से आया हूं, मैं आपको मंडियों की बात बता रहा हूं। मैं उचाना मंडी में गया, मैं नरवाना मंडी में गया, हमारी फसल खेत में पड़ी है, मेरी अपनी फसल खेत में पड़ी है। 15-20 दिन से लोग मंडियों में पड़े हैं, किसान अपनी फसल के पास सो रहे हैं, सड़कों पे फसल पड़ी है, कोई खरीद नहीं रहा। आप देखिए कि किसान की कितनी दुर्दशा है। अभी मैं बड़ौदा हल्के में 6 दिन रहा हूँ लगातार जी। मैं बुसाना गांव में रहा हूँ, मैं बुटाना गांव में रहा हूँ, मैं जवाहर गांव में रहा हूँ, मैं चिडाना गांव में रहा हूँ, मैं वहाँ लोगों से मिला हूँ। तो आज का जो किसान और मजदूर है, किसान और मजदूर वो किसी एक जात का नहीं है, वो 36 बिरादरी है जो मैं उनको मिल के आया हूं, जो खेती करते हैं। वो आज इतने दुखी हैं कि मेरे पास कोई जवाब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी, जो मैं वहां एनालिसिस किया, मेरा जो सर्वे है, वहां 30-35 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ठीक है बाबा साहब, सुखवंत सिंह जी से कमेंट ले लूं। आपने बोल दिया सीएम के इस बयान पर, आपका क्या मानना है? बोल दिया आपने पूरी बात, फिर आऊंगा आपके पास। थोड़ा थोड़ा सबसे बारी बारी से। देखिए वक्त का ख्याल रखना पड़ेगा, 3-3, 4-4 मिनट सबको दे रहा हूँ। आधा मिनट और लूंगा, आधा मिनट, क्योंकि रेणु जी ने टाइम वेस्ट किया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, बताइए प्रधानमंत्री का अपमान आप कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री जी ने जो ये इलेक्शन के टाइम में जो स्टेटमेंट दी है, सिर्फ लोगों को बहकाने के लिए, बरगलाने के लिए बड़े बड़े वादे कर रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। और हरियाणा की जो जनता बड़ौदा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सबक देगी। ठीक है, हमारे साथ धर्मपाल धनखड़ भी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। धर्मपाल जी, स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। धन्यवाद।
सुखवंत सिंह जी, आपने जो खबर हम दिखा रहे हैं आपको पता लग गया होगा कि किस मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल चुनाव प्रचार के दौरान ये कहते हैं कि अगर एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ हुई, खत्म हुई, तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। हमने सत्ता पक्ष को जाना, कांग्रेस पार्टी को जाना, इनेलो इस बयान को लेकर क्या कहती है? देखो शमशेर भाई, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने मेरे को अपनी बात रखने का मौका दिया। जी, जहाँ तक मुख्यमंत्री जी की बात है, रेणु भाटिया जी बैठी है, मैं उनसे एक बात और पूछता हूँ कि जब नोटबंदी हुई तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि अगर ये फेल हुई तो मैं किसी भी चौराहे पर आने के लिए तैयार। वो किसी चौराहे पर आए क्या? क्या फेल हुई? क्या फेल हुई? क्या कहाँ हुई? फेल हुई? किस एंगल से फेल हुई? आप किस एंगल से शमशेर भाई, ऐसे मैं नहीं बोल पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। गलत बात ना दीजिए ना। रेणु भाटिया जी, आपको वक्त मिलेगा ना, बीच में कोई किसी का ना बोले। देखिए, इस तरह से तो लोग नहीं समझ पाएंगे आप लोग क्या कहना चाहते हैं। शमशेर भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि जिनका प्रधानमंत्री इस प्रकार की झूठ बोलता हो, उसका मुख्यमंत्री किस प्रकार से बिहेव करेगा? ना तो एमएसपी बचना है, ना मंडी बचनी है, ना इन लोगों ने राजनीति से संन्यास लेना है। इन लोगों ने हरियाणा प्रदेश को बर्बाद कर देना है, किसान का, मेरे गांव, ग्रामीण, शोषित, वंचित को बर्बाद कर देना है। इन्होंने कोई संन्यास नहीं लेना। जहां तक रेणु भाटिया जी ये कह रही है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, देखो इस देश के संविधान ने हमें अधिकार दिया है और कोई भी पद आलोचनाओं से परे नहीं है। अगर आपका आचरण उस पद का अनुरूप नहीं होगा तो निश्चित रूप से आपको आलोचना का सामना करना पड़ेगा और आपको खुशी खुशी उसका करना भी चाहिए। जहां तक बड़ौदा चुनाव की बात है, अभी मैं अपने रमेश बामल जी को सुन रहा था, उनसे मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन लोगों का आचरण अपने पद के अनुरूप नहीं है और ये लोग दिल्ली के बागों का सिक्का टूटा है तो ये बर्बाद करेंगे। जहां तक बड़ौदा चुनाव की बात है, शमशेर भाई, एक बात बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, शीशे की तरह साफ है कि बड़ौदा की जनता बीजेपी को बिल्कुल कोने लगा देगी और इनको लोगों ने जूते मारे। अब ये जाकर के इस प्रकार की बात करना कि हम संन्यास ले लेंगे, लोग नहीं बहकाए जाएंगे। जहां तक एमएसपी और मंडी की बात है वो साफ है। अगर ये किसानों को एमएसपी देना चाहते हैं तो उसको इन्होंने 3 अध्यादेशों में लिख कर देने में क्या ऐतराज? अब साफ सी बात है कि मुंह से ये कुछ और बोलते हैं, इनकी जबान जो है वो झूठी है। अब ये लिख कर अगर दे दें तो किसान भी उस बात से संतुष्ट हो, लिख के ये देना नहीं चाहते। साफ है कि कॉर्पोरेट को लाभ पहुंचाने के लिए, किसानों को बर्बाद करने के लिए, उनकी जमीनें छिनवाने के लिए इन लोगों ने ये अध्यादेश लेकर के आए हैं, जिसके लिए जबरदस्त रोष जी ना केवल किसानों में है, किसान कबीरों में है, बल्कि आप देखेंगे जो इन्होंने वो कालाबाजारी का जो एक्ट है, जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में जो इन्होंने बदलाव किया और उसको स्टोर करने की सीमा को हटा दिया, उससे आम जो व्यक्ति है उस पर प्रभाव पड़ेगा। और आम व्यक्ति जो हम देखते थे चुनाव में, बड़ौदा में वो सीमाएं टूटी हैं, जात की, धर्म की, सब सीमाएं टूटी हैं और एक वर्ग के हिसाब से देश की जनता ने इन लोगों की बेकायदगियों को देख करके और निश्चित रूप से 30 से 35 हजार से ये लोग हारेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता साथी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। आज वो अपने उम्मीदवार के जीतने का दावा करते हैं, उनके सबसे बड़े नेता भूपेंद्र हुड्डा जी उसी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव हारे जिसका बड़ौदा एक पार्ट, और वो ज्यादा समय नहीं हुआ जी। इसलिए ये कांग्रेस के भाई भी बड़ी बड़ी बात ना करें, क्योंकि ये एक प्रकार की बात हमने सोशल मीडिया से, दूसरे माध्यमों से हमने देखी कि कांग्रेस भी इसी प्रकार का बिल लेकर के आना चाहती। ठीक है। और शमशेर जी, आधे मिनट में अपनी बात बिल्कुल करता हूँ। हाँ। क्योंकि किसानों को ये लगता है और बिल्कुल सच है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही मां की 2 औलादें हैं जो किसानों को मारने का काम करती है। क्योंकि कांग्रेस अगर सही होती तो किसानों की आज ये हालत नहीं होती। और इसलिए किसानों को ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है और दोनों को इस देश में अब गैर कांग्रेस और गैर भाजपावाद का एक लंबा युद्ध चलेगा। और जिसमें इंडियन नेशनल लोकदल अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ अब न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि नेशनल लेवल पर भी देखेंगे। जिस प्रकार से चौधरी अभय सिंह चौटाला और जयंत चौधरी का एक अलायंस बनना शुरू हुआ है, उससे आप इस देश में गैर कांग्रेसवाद और गैर भाजपावाद का एक लंबे युग की शुरुआत बड़ौदा चुनाव से हो जाएगी। सुखवंत सिंह जी, रमेश बामल जी, रेणु भाटिया जी, आप सबको वक्त से कोई आपत्ति नहीं है, सबको वक्त मिल गया। अब मैं धनखड़ साहब के पास जाऊंगा। नहीं शमशेर भाई, मैं आऊंगा। देखिए, मैंने सबको एक बार बराबर वक्त दिया, किसी में कोई कमी नजर आई, किसी की बाद में शिकायत ना करें आप लोग। अभी आपत्ति तो बोल सकते हैं, मैं 1 मिनट और दे सकता हूं। नहीं, धन्यवाद आपका। ठीक है। धर्मपाल धनखड़ जी, आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया, लेकिन आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री मंच से जनसभा को संबोधित करते वक्त ये बात कहते हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी और अगर ऐसा होता है तो वो राजनीति से संन्यास लेंगे।
किसी भी प्रदेश के मुखिया की तरफ से इस तरह का बयान देना, ऐसा बोलना, उसको आप किस एंगल से देखते हैं? क्या समझते हैं उनके इस बयान को लेकर? आपका सोचना क्या है? आपका राजनीतिक अनुभव क्या कहता है? शमशेर जी, चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह के वादे, जिस तरह की बातें राजनेता करते आए, वो विश्वास के काबिल नहीं हो। मैं इन पे विश्वास नहीं करता, और आज तक किसी राजनीतिक ने जिसने ये कहा हो कि मैं संन्यास ले लूंगा फला चीज होगी, तो आज तक किसी ने हिंदुस्तान में तो संन्यास लिया नहीं। इसलिए किसी नेता की बात पे, इस तरह की बात पे विश्वास करना मुझे उचित नहीं लगता है, और ये बहस भी बेमानी है, क्योंकि मुख्यमंत्री चुनाव के बाद संन्यास लेने की बात करें, हार के बाद संन्यास लेने की बात करें, तो समझ आता है कि हार जाए तो हम संन्यास ले लें, तो समझ आता है। जीत जाए तो फला संन्यास ले लेगा, ये भी समझ आता है, क्योंकि तुरंत सामने आएगा। एमएसपी वाली जो बात है, वो एमएसपी का परिणाम, जो इस तरह के कानून, कृषि कानून जिस तरह से बदले गए हैं, उसका परिणाम अब सामने आने लगा है। जिस तरह से महंगाई बढ़ी है, जिस तरीके से आलू और प्याज की जो स्टोर करने लायक सब्जियां, उनके भाव बढ़े हैं, अब सरकार खुद छापे मार रही है, कोल्ड स्टोरेज को टटोल रही है, क्योंकि लिमिट से बाहर हो गया। जब आपने कमोडिटी एक्ट में बदलाव किया, तो उसका सीधा सा फायदा जो है वो जमाखोरों को होना है, पूंजीपतियों को होना है, किसान को नहीं होना है। किसान कोई जमाखोरी नहीं कर सकता है, उसके पास कैपेसिटी ही नहीं है। तो इसलिए ये बेमानी है इस तरह की बातें करना कि एमएसपी लागू रहेगा। एमएसपी लागू है, बिहार में पहले से ये कानून लागू है, और उसके बाद बिहार की कितनी स्थिति सुधरी है, क्या कोई बताएगा मुझे? जी। तो इस तरह की बातें जो है वो नेताओं को नहीं करनी चाहिए कि मैं संन्यास ले लूंगा। लेकिन धनखड़ साहब, कोई नेता लेता नहीं। ये बड़ौदा उपचुनाव में सीएम का मंच से ऐसा बोलने, इसके पीछे वजह क्या नजर आती है आपको? एमएसपी के बाद अगर ऐसा कुछ होता है, संन्यास लूंगा ऐसा उन्होंने बोला, लेकिन ये इस उपचुनाव में ऐसा बोलने के पीछे क्या उनका मकसद क्या नजर आता है आपको? उनका सीधा सा मकसद ये है कि वो एमएसपी, जो 3 कृषि कानून जो नए बने हैं, उन कानूनों को लेकर के जो किसान समुदाय में रोष है, उसको शांत करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए उन्होंने जो है ये बात कही है, ताकि किसान नाराज ना रहें और उनकी बात पर विश्वास करें। अब ये किसानों पर डिपेंड करता है कि वो कितना उनकी बात पे विश्वास करेंगे, क्योंकि संन्यास वाली बात पे तो कोई विश्वास करेगा नहीं। ठीक है रेणु भाटिया जी, मैं एक, आपने धर्मपाल जी को भी सुना, दूसरी पार्टी के लोगों को सुना। मैं आप लोगों को बता दूं, आप सबके पास 1-1 मिनट है, तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं के पास। लेकिन मेरा सवाल सुनने पहले रेणु भाटिया जी, हम एक चर्चा रोज करते हैं इस मुद्दे पर कि क्या ये चुनाव इस बात का प्रमाण बनेगा कि एमएसपी पर मुहर जनता ने लगाई या नहीं लगाई। अगर ऐसा होता है चुनाव में कि लोग सरकार के साथ जाते तो मान लिया जाए एमएसपी पास हो गई है, और अगर ऐसा नहीं होता तो मान लिया जाए कि एमएसपी को लेकर लोगों में अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आपसे सवाल मेरा, और ये जो संन्यास वाली बात कही है इसको लेकर भी आप जवाब दें। धर्मपाल जी ने बोला, सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए बोला कि ऐसी बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, उनके सिर पैर नहीं होता है। देखिए शमशेर जी, आज तक इस तरह की बातें जब जब भी होती रही, वो एक फॉर्मेलिटी होती रही। जिस तरह से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, और मुझे ताज्जुब हो रहा था कि सबके पास मिनट 1-1 है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। हाँ, पूरी तो बात। मैं इसीलिए केवल एक बात कहूंगी कि ये चुनाव हमारी जीत का प्रतीक होगा, और आप देखेंगे किसानों के लिए जो संशोधन हुआ है, जो किसानों के लिए बेनिफिट सोचे गए हैं, बनाए गए हैं, लागू किए गए हैं, उस बिहाफ पर ये चुनाव हम जीत रहे हैं। और जनता एहसास करेगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात जो कही है, उन्होंने इस विश्वास के साथ कही है कि उन्होंने जो किसानों के लिए बेनिफिट सोचे हैं वो उनके हित में रहेंगे, और प्रदेश की जनता इस बात को इस चुनाव के बाद एहसास कर जाएगी कि ये मुख्यमंत्री जी ने ऐसे ही ये बात नहीं कही। और इसके अतिरिक्त बहुत से लोगों ने भी इस बात को रियलाइज किया, चाहे वो मंडियों की बात है। एक बहुत बड़ी बात मुख्यमंत्री जी ने कही, अभी मेरे भाई बोल रहे थे कि दूसरे व्यापारियों को फायदा होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसान के पास 2 दुकानें अब आ गई, एक सरकारी दुकान, एक प्राइवेट दुकान। किसान चाहे तो सरकारी दुकान पर सामान दे, अगर उसे लगता है कि प्राइवेट दुकान पे रेट ज्यादा मिल रहा है तो वो वहां दे सकता है। ठीक है, इतनी खुली छूट। ठीक है रेणु भाटिया जी, समय समाप्त हो गया आपका। रमेश बामल जी।
हाँ रमेश बामल जी, शमशेर जी, विपक्ष पर आरोप लगा रहा है सत्ता पक्ष की आप लोग बहका रहे हैं किसानों को। सर शमशेर जी देखो, इस मौके पे आगे इस तरह की स्टेटमेंट का इसका कोई उचित नहीं, पहले भी कहा गया, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। अब इन्होंने बोला रेणु जी ने कि एक किसान के पास 2 दुकानें हैं। अरे एक भी दुकान नहीं है, मंडी व्यवस्था खत्म होगी, वहाँ खरीद नहीं रहा। और यदि कोई व्यापारी खरीदने आता है शमशेर जी, मैं छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा कि मेरे पास व्यापारी आता है और किसान कहता है जी मेरी तो लागत इतनी आ गई, मैं तो इतने पैसे में दूंगा। वो कहता भी इतने में मैं तो लेता नहीं, जा तू बेच ले। तो वो किसान कहाँ रखेगा? एमएसपी तय है नहीं, जमाखोरी शुरू हो गई है, किसानों को बर्बाद कर दिया है। वही आप एक देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली लेके आए हैं, एक किराएदार है, मैंने मकान किराए पे ले लिया, क्या वो किराए का जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ मेरे साथ, क्या वो मेरे को अधिकार देता है कि किराए के मकान पे मैं लोन ले लूं? जबकि इस कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में ये भी प्रोविजन है कि जो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करेगी मेरे साथ, अनुबंध करेगी फसल का, वो उस पे लोन भी ले सकती है। तो किस तरह से किसानों को बर्बाद किया जा रहा है। और आज एक इलेक्शन के टाइम पे आपने एक जुमला दे दिया कि जी एमएसपी खत्म होगी तो मैं संन्यास ले लूंगा। तो इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं, क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कोई जगह नहीं थी इलेक्शन में। बामल साहब, किसान मुहर लगा देंगे कि नहीं लगाएंगे? किसान मुहर लगा देंगे नहीं लगा देंगे? हाँ या ना में बिल पर मुहर लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बिल्कुल जी, किसान है जो वो कांग्रेस में वोट है और वो सबक देंगे इसमें। ठीक है, कि जिस तरह आपने किसानों के साथ सुखवंत सिंह जी किया है, वो भारतीय जनता पार्टी के। सुखवंत सिंह जी। शमशेर भाई, हाँ। मैं बार बार अलग अलग टीवी चैनल्स के माध्यम से मैंने एक बात उठाई है, मैं आज दोबारा से उस बात को उठाता हूँ कि ये जो 3 बिल आए हैं जो बाद में कानून बन गए जी, उनकी प्रिपरेशन बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू कर दी थी। मार्च 2018 में इस देश की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, स्पेसिफिक रिलीफ अमेंडमेंट एक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट के रेस्पेक्ट में था। और उसने क्या किया कि जमीन के जो मालिक हैं वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो उनका लीगल राइट एक तरह से खत्म हो जाएगा, वो कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। ये इस प्रकार का है, उसकी लीगलिटी टेक्निकल चीजें ये। अब मैं मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता से ये पूछना चाहूंगा, जो मैंने पहले बात की थी कि कांग्रेस और बीजेपी एक है, जब इस देश की संसद में ये कानून पास होने लग रहा था, उस वक्त किसानों के जो सबसे बड़े अपने आप को नेता बताते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा उस वक्त देश की पार्लियामेंट में लोकसभा के सदस्य के रूप में थे। कोई आवाज कांग्रेस की तरफ से नहीं उठी, दीपेंद्र हुड्डा की तरफ से नहीं उठी। यही सवाल मैंने जलपा के साथी बैठे होते हैं तो मैं दुष्यंत चौटाला के बारे में पूछता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो मैं रमेश बामल जी की इस बात से बिल्कुल दिल की गहराइयों से सहमत हूँ, ये बर्बाद, रमेश जी बाद में बोल लेना, बामल जी सुन ले, बोलिए जल्दी, बाद में बोल लेना। मैं रमेश शमशेर भाई ये कह रहा हूँ कि ये दोनों किसान को बर्बाद करने के लिए एकजुट हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाती। अब सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एग्रीकल्चर वो कंकरेंट लिस्ट में है संविधान के अनुसार, और उसमें जो यूनियन जो कानून बनाएगा वो प्रिवेलेंट होंगे, वो बड़े होंगे, स्टेट गवर्नमेंट उनमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, उनके कॉन्ट्राडिक्शन में कोई कानून नहीं बना सकती। और इसी वजह से दोनों की सरकारें, क्योंकि कांग्रेस की रही है उसको यूपीए की कह लो, बीजेपी की रही है उसको एनडीए की कह लो, और दोनों ही सरकारों ने किसान को मारने वाले कानून बनाए। ठीक है, तो भी छोटराम ने जो कानून बनाए वो 1990 तक रहे, उसके बाद धीरे-धीरे बदल दिया। तो ये चीजें सुखवंत सिंह जी, आपको पता नहीं है कोरोना वायरस। चलिए, मैं चर्चा हम आगे भी रखेंगे जारी, अभी वक्त मुझे इसकी इजाजत नहीं देता, आप सबको रोकूंगा, मुझे कार्यक्रम संपन्न भी करना है, मुझे बार बार हिदायत मिल रही है। रेणु भाटिया जी शुक्रिया, बामल साहब धन्यवाद आपका, सुखवंत सिंह जी आपका भी शुक्रिया, धर्मपाल धनखड़ जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज सीएम मनोहर लाल की तरफ से जो बयान दिया गया उस बयान पर हम चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमएसपी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, वो रहेगी, और अगर ऐसा होता है तो राजनीति से मैं संन्यास ले लूंगा। ऐसी बातें राजनीति में, जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार से हम बातचीत कर रहे थे, धनखड़ साहब से कह रहे थे कि ऐसी बातें कही जाती हैं जनता में विश्वास जगाने के लिए। लेकिन विपक्षी पार्टियों को तो शायद विश्वास हो न हो, लेकिन जनता के अंदर ये बात कितनी कारगर होगी, कितना भरोसा जनता को होगा, इस बात का पता चलेगा हमें जब 3 तारीख को मतदान होगा और 10 नवंबर को बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आएंगे। तब ये कंफर्म हो पाएगा कि सीएम के इस बयान से किसानों को कितना भरोसा मिला, वो उनके साथ गए कि नहीं गए, कृषि कानूनों को लेकर किसान सरकार के साथ हैं या नहीं। ये इस बात का प्रमाण हो सकता है इस उपचुनाव के जो परिणाम होंगे वो।
फिलहाल बड़ा मुद्दा में इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।